तो हेलो वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। जैसे कि आपको पता है कि इमरान मैथमेटिक्स क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर क्लास 10 के ऑल सब्जेक्ट के बीबीआई सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का सीरीज चला है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि मैट्रिक के एग्जाम में 2024 में बेहतर अंक से पास होने के लिए तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको डेली मिलेगा क्लास 10 के ऑल सब्जेक्ट के बीबीआई सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव प्रश्न। तो उसी के क्रम में यह हमारा वीडियो है क्लास 10 के मैथ्स के इंपोर्टेंट बीबीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न, जो आपके मैट्रिक के एग्जाम 2024 में 100% यही सब प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। और मैं आपको 100% कहता हूं कि ये सभी प्रश्न आपको समझाने की गारंटी देता हूं 100%। तो इसी के साथ आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो आइए हम इस वीडियो के सभी प्रश्नों को एक एक करके देख लेते हैं। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न है कि tan π/2 का मान होगा। बताना है कि tan π/2 का मान क्या होगा। तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं और आपको समझाते हैं। यहाँ पर लिखा है tan π/2, सबसे पहले लिख लेते हैं tan π/2। तो हम लोग क्या जानते हैं कि पाई का मान कितना होता है? हम लोग जानते हैं पाई का मान होता है 22/7। लेकिन यहाँ पर त्रिकोणमिति में पाई का मान कितना लिखेंगे? 22/7 नहीं लिखेंगे, ठीक है। त्रिकोणमिति में पाई का मान कितना लिया जाता है? 180 डिग्री लिया जाता है, ठीक है। यानी कि हम लोग पाई की जगह कितना रखेंगे? 180 डिग्री रखेंगे। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है tan है, तो यहाँ पर हम लोग tan लिख देते हैं। और यहाँ पर है पाई, तो पाई की जब कितना लिखेंगे? 180 लिखेंगे। तो 180 लिखेंगे और बाटा के नीचे है 2, बाटा के नीचे 2 है तो बाटा के नीचे 2 लिख देते हैं। इसको काटेंगे तो यह कितने बार में कट जाएगा? 90 बार में कट जाएगा, ठीक है। यहाँ पर कितना हो रहा है? यहाँ पर हो रहा है tan 90 डिग्री। यानी कि हमें किस चीज का मान पूछा जा रहा है? यहाँ पर tan 90 डिग्री का मान पूछा जा रहा है। तो tan 90 डिग्री का मान कितना होता है? अपरिभाषित होता है। आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, tan 90 डिग्री का मान होता है अपरिभाषित। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। आई होप आप लोग इस प्रश्न को समझ गए होंगे। तो आइए अगले नंबर यानी कि दूसरे नंबर प्रश्न को देखते हैं। इसमें हमारा दूसरा नंबर प्रश्न है कि यदि √2 cos थीटा बराबर 1 हो तो थीटा का मान होगा। बताना है कि यह दिया हुआ है तो इसमें थीटा का मान कितना होगा। तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं और आपको समझाते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? यहाँ पर दिया हुआ है √2, तो लेते हैं √2 cos थीटा, तो लेते हैं cos थीटा बराबर में दिया हुआ है 1। हमें किस चीज का मान निकालना है? थीटा का मान बताना है कि कितना होगा। तो यहाँ पर √2 किस चीज में है? गुना में है। बराबर को उस पर भेजेंगे तो कहाँ चला जाएगा? यह चला जाएगा बटा के नीचे। यानी कि यहाँ पर हो गया cos थीटा बराबर में हो गया 1/√2। तो हम लोग जानते हैं कि 1/√2 जो होता है वह cos कितने डिग्री का मान होता है? वह होता है cos 1/√2 कितने डिग्री का मान होता है? वह होता है 45 डिग्री का मान होता है 1/√2। यानी कि थीटा की जगह कितना आ गया? 45 डिग्री आ गया। यानी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए 45 डिग्री। आई होप आप लोग इस प्रश्न को समझ गए होंगे। तो इसी के साथ आइए हम इसके तीसरे नंबर प्रश्न को देखते हैं। इसमें हमारा तीसरा नंबर प्रश्न है कि द्विघात समीकरण 9x² - kx + 81 बराबर 0 के मूल बराबर होंगे यदि k का मान है। बताना है कि इस द्विघात समीकरण के मूल यदि बराबर है तो k के किस मान के लिए इस द्विघात समीकरण के मूल बराबर होंगे, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि मूल बराबर कब होता है? यानी शून्य किसी द्विघात समीकरण के मूल यानी कि शून्य के बराबर कब होता है? जब d का मान 0 आता है तो वह होता है मूल बराबर। आप लोग इसको याद कर लीजिएगा कि जब d का मान 0 के बराबर आता है तभी होता है मूल समान यानी कि मूल बराबर होता है। तो इसमें d क्या होता है? d का मतलब होता है विवेचक। आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, डी किसको कहते हैं? विवेचक कहते हैं। इसको कैसे ज्ञात किया जाता है? डी निकालने का सूत्र होता है b² - 4ac। तो इसी के सूत्र पर हम लोग रखेंगे। हमें बताना है कि मूल बराबर होने के लिए k का मान बताना है। यानी कि मूल कब बराबर होगा? जब d का मान 0 आएगा तभी जाकर मूल बराबर होगा। तो d के नीचे हम d का सूत्र लिखते हैं। d का सूत्र क्या होता है? d का सूत्र होता है b² - 4ac बराबर में क्या होता है? 0 होता है। तो 0 लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है b का स्क्वायर। हम b, a और c का मान रखते हैं। तो b का मान क्या हो गया? तो इसमें यह हमारा होता है a का मान स्क्वायर का जो गुणांक में रहता है वह होता है a का मान है, जो x के गुना में रहता है वह होता है b का मान यानी माइनस के हो गया b का मान है। और c का मान कितना हो गया? c प्लस में 81। इन सभी मानों को हम यहाँ पर रखते हैं। b का मान कितना है? यहाँ पर दिया हुआ है माइनस में k, तो k लेते हैं और यहाँ पर है स्क्वायर तो स्क्वायर दे देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर है माइनस तो माइनस है और यहाँ पर है 4 तो 4 लिखेंगे। उसके बाद लिखना है a का मान। a का मान कितना है? a का मान है 9 तो 9 लिखेंगे और गुने बीच में क्योंकि इसके गुना छिपा हुआ है, ठीक है। उसके बाद है c, तो c का मान कितना है? c का मान है 81 तो लिखेंगे 81 बराबर में 0 तो लिखते हैं 0। उसके बाद यहाँ पर माइनस k का स्क्वायर करना है तो माइनस का स्क्वायर हो जाएगा प्लस से और k का स्क्वायर क्या हो जाएगा? k² हो जाएगा, ठीक है। और इन सभी को इन तीनों क्या करना है? इन तीनों को हमें गुणा करना है। तो गुना इसको करते हैं, माइनस है तो माइनस में आ जाएगा, इनको गुना करते हैं। यहाँ पर हम लोग गुना करेंगे 9 में 14 से गुना करेंगे तो यह हो जाएगा 9 चौका 36 हो जाएगा। और उसके बाद 81 से गुना करेंगे तो 36 में अगर हम 81 से गुना करते हैं तो यह कितना हो जाएगा?
इसको देख लेते हैं। यह हो जाएगा 6 एकम 6, 3 एकम 3, ठीक है। और उसके बाद 8 6 48 के 8 हासिल 4 हो जाएगा, 8 3 24 4 हो जाएगा 28। इसको ऐड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 6, 8 3 11, एक हासिल 1 हो जाएगा, 8 1 9 हो जाएगा और 2 के 2, यानी कि इन तीनों को गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2916 आ जाएगा, ठीक है। आई होप यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। बराबर में हो जाएगा 0। यहाँ पर हमें के का मान बताना है, तो हम लोग क्या करेंगे, के को इधर ही छोड़ेंगे और बाकी सभी को उधर भेजेंगे, ठीक है। तो आइए हम उधर सभी को भेज कर देखते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा के स्क्वायर बराबर में कितना हो जाएगा, बराबर में हो जाएगा यहाँ पर 2916, तो लिख देंगे 2916, यह माइनस में है, बराबर इस पर आएगा तो यह प्लस में हो जाएगा। यहाँ हमें के का मान निकालना है, तो के तो स्क्वायर उस पर भेजेंगे, तो स्क्वायर बराबर उस पर जाएगा तो क्या हो जाता है, यह रूट हो जाता है। रूट के अंदर हो जाएगा 2916, यानी रूट का मतलब होता है वर्गमूल, यानी कि हमें क्या करना है 2916 का वर्गमूल निकालना है। यह हो जाएगा 2916, तो 2916 का क्या करना है, वर्गमूल निकालना है। तो इसका वर्गमूल निकालेंगे तो के का मान कितना आ जाएगा, के का मान आ जाएगा यहाँ पर 54 आ जाएगा, ठीक है। वर्गमूल निकालने पर 2916 का कितना आ जाएगा, 54 आ जाएगा। यानी कि जब भी हम रूट के बाहर निकालते हैं किसी संख्या को, तो वह प्लस में एक आता है, वह एक माइनस में आता है। यानी कि सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्लस माइनस 54। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। तो आई होप आप लोग इस प्रश्न को समझ गए होंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इसी के साथ हम अपने अगले क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। इसमें हमारा चौथा नंबर प्रश्न है कि 3 माइनस रूट 3 है। बताना है कि 3 माइनस रूट 3 यह कौन सी संख्या है। ऑप्शन ए में है परिमेय संख्या, बी में है अपरिमेय संख्या, सी में है पूर्णांक संख्या और यहाँ पर डी में है इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर 3 माइनस से रूट 3, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि रूट के अंदर जो संख्या है उसमें उसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, यानी कि जो संख्या बच रहा है वह रूट में ही बच रहा है। तो जो भी संख्या रूट में आता है वह कौन सी संख्या होता है, वह होता है अपरिमेय संख्या, यानी कि इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। तो आइए हम इसी के साथ इसके अगले नंबर प्रश्न को देखते हैं। इसमें हमारा 5वां नंबर प्रश्न है कि एक घात वाला बहुपद कहलाता है। बताना है कि वैसा बहुपद जिसका घात 1 हो वह बहुपद कौन सा बहुपद कहलाता है। तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, जिस बहुपद का घात 1 होता है वह बहुपद कहलाता है रैखिक बहुपद, यानी एक घात वाला बहुपद रैखिक बहुपद कहलाता है। आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। 2 घात वाला बहुपद क्या कहलाता है, 2 घात वाला बहुपद द्विघात बहुपद कहलाता है और 3 घात वाला बहुपद त्रिघात बहुपद कहलाता है। आप लोग इस सभी को भी याद कर लीजिएगा। तो इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि घात 1 वाला बहुपद, तो घात 1 वाला बहुपद कौन सा बहुपद होता है, वह बहुपद होता है रैखिक बहुपद, यानी कि 5 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो आई होप आप लोग इस प्रश्नों को समझ गए होंगे। तो आइए हम इसके अगले नंबर यानी कि 6ठा नंबर प्रश्न को देखते हैं। इसमें हमारा 6ठा नंबर प्रश्न है कि बिंदु -3 -5 किस चतुर्थांश में स्थित है। बताना है कि -3 और -5 जो है वह किस चतुर्थांश में स्थित है। तो हम लोग जानते हैं कि यह हमारा एक्स अक्ष होता है और यह होता है वाई अक्ष। अगर इसमें पड़ेगा तो यह पहला चतुर्थांश है और इसमें पड़ेगा तो दूसरा चतुर्थांश है और इसमें पड़ेगा तो तीसरा होगा और इसमें आता है तो यह चौथा होता है, ठीक है। तो पहले में x का मान भी प्लस में होता है, y का मान भी प्लस में होता है। दूसरे में क्या होता है, दूसरे में x का मान माइनस में होता है और y, और तीसरे में क्या होता है, x का मान भी माइनस में होता है और y का मान भी माइनस में होता है और चौथे में होता है x का मान प्लस में होता है और y का मान माइनस में होता है। तो आइए हम इस निर्देशांक को देखते हैं। निर्देशांक दिया हुआ है -3, -5। जो पहला आता है वह आता है x का मान है और जो दूसरा आता है वह होता है y का मान, यानी कि x का मान भी माइनस में है और y का मान भी माइनस में है। तो माइनस माइनस किस में आता है, तो माइनस माइनस आता है इसमें तीसरे नंबर चतुर्थांश में आता है, यानी कि इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तृतीय यानी कि तीसरे चतुर्थांश। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। आई होप आप लोग इस प्रश्न को समझ गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो इसी के साथ हम इसके अगले नंबर प्रश्न को देखते हैं। इसमें हमारा 7वें नंबर प्रश्न है कि एक सिक्के को उछालने पर पट आने की प्रायिकता होगी। बताना है कि यदि हम एक सिक्का को उछालते हैं तो उसमें जो पट आ रहा है उसकी प्रायिकता क्या होगी। तो हम लोग जानते हैं कि यदि एक सिक्का को उछालेंगे या तो चित आएगा या तो पट आएगा, यही दो संभावना है, एक चित आएगा या तो पट आएगा। तो हमें किस चीज के बारे में पूछा जा रहा है प्रायिकता निकालने का, हमें पूछा जा रहा है पट आने की प्रायिकता। तो पट कितने बार आ सकता है, एक ही बार आ सकता है। एक बार जब उठा लेंगे सिक्के को तो एक ही बार पट आ सकता है। तो कितने बार आने की संभावना है, एक बार ही आएगा, ठीक है। तो इसलिए ऊपर एक लिखेंगे और बट्टा कुल संभावना, या तो चिट भी आ सकता है या पट भी आ सकता है, यानी जितना भी रहेगा
उसके नीचे से भाग कर देंगे, यानी एक यह हो गया चीट होता है और एक पट होता है, दो ही संभावना है, संभव है, ठीक है। तो यहाँ पर नीचे हो जाएगा 2, यानी कितने बार आ रहा है चीट, तो एक बार आएगा तो ऊपर 1 लिखेंगे, और कितना में से, तो ये 2 में से आएगा तो नीचे को 2 लिख देंगे। यही हो जाएगा हमारा प्रायिकता 1/2, यानी कि इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन, सातवां का करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए हो जाएगा। आई होप आप लोग इस प्रश्न को समझ गए होंगे। तो आइए हम इसके अगले नंबर प्रश्न को देखते हैं। इसमें हमारा 8वां नंबर प्रश्न है कि एक त्रिभुज के शीर्ष 4,-9, 5,7 और 3,5 है, इसके केंद्रक के निर्देशांक होंगे। हमें बताना है कि यह त्रिभुज दिया हुआ है, इस त्रिभुज का एक यह शीर्ष हो गया, एक यह शीर्ष हो गया और एक यह शीर्ष हो गया। इन तीनों शीर्षों का निर्देशांक यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। और हमें बताना है कि इस त्रिभुज के केंद्रक यानी जो बीच में बिंदु पड़ेगा उसका मान क्या होगा। तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा कि त्रिभुज के केंद्रक निकालने का सूत्र क्या होता है। त्रिभुज के केंद्र निकालने का सूत्र होता है x1 प्लस x2 प्लस में x3 बट्टा के नीचे होता है 3। यह x निकालने का मान हो गया फॉर्मूला, और उसी तरह y निकलेगा तो y1 प्लस में होता है y2 प्लस में होता है y3 बट्टा के नीचे, इसमें भी क्या हो जाएगा, इसमें भी 3 हो जाएगा, बट्टा के नीचे 3 हो जाएगा। तो इसमें यह हमारा पहला निर्देशांक है, पहले निर्देशांक में x1 का मान आएगा, दूसरे निर्देशांक में x2 का मान आएगा और तीसरे निर्देशांक में x3 का मान आएगा। उसी तरह y1 का मान किस में आएगा, पहले निर्देशांक में y1 का मान है, दूसरे निर्देशांक में y2 का मान है, तीसरे निर्देशांक में आएगा y3 का मान, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग रखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर x1 का मान कितना है, x1 का मान है यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं 4 है, तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं 4 प्लस उसी तरह यहाँ पर x2 का मान, x2 किस में आएगा, दूसरे में आएगा, दूसरे में यहाँ पर कितना है 5 है, तो लिख देंगे 5 प्लस में है, प्लस दे देंगे फिर यहाँ पर x3, तो x3 का मान यहाँ पर कितना है, यहाँ पर देख रहे हैं कि तीसरे निर्देशांक में x का मान कितना है, इसमें 3 है, जो पहले आता है वह होता है x का मान, यानी 3 हो जाएगा, बाटा के नीचे हो जाएगा 3, कॉमा दे देंगे और यहाँ पर y1 यानी कि पहले निर्देशांक में y का मान, जो बाद में आता है वह होता है हमारा y का मान। तो इसमें इस निर्देशांक में y का मान कितना है, यहाँ पर 9 है, माइनस में 9 है, तो लिखेंगे माइनस में 9 और फॉर्मूले का प्लस दे देंगे, और यहाँ पर y2 यानी कि दूसरे निर्देशांक में y का मान, तो दूसरा निर्देशांक यह हमारा हो गया, और इसमें y2 का मान कितना है, यहाँ पर देख रहे हैं 7 है, तो लिख देंगे 7 प्लस में, और यहाँ पर है y3 यानी कि तीसरे निर्देशांक में y का मान, तो तीसरा निर्देशांक हमारा यह हो गया, और इसमें y का मान कितना है 5 है, तो यहाँ पर हम लोग 5 लिख देंगे, और बाटा के नीचे है तो 3, तो दे देंगे हम लोग 3, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे और वही हमारा हो जाएगा निर्देशांक। तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हो गया 5 4 9 9 3 12, पहले जोड़ेंगे तो हो जाएगा 12, और नीचे है 3 तो लिख देंगे 3, कॉमा, और यहाँ पर है -9 प्लस 7 प्लस 5, यानी कि यह माइनस में है, और इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 7 5 12 हो जाएगा, इन दोनों जोड़ेंगे 12 होगा, और 9 को माइनस करेंगे तो यह कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, बाटा के नीचे है 3 तो दे देंगे। इसको हम लोग काटते हैं, तो आइए हम इसको काट कर देखते हैं कि कितना आएगा, ठीक है। तो हमारा लास्ट में कितना आया हुआ था, हमारा लास्ट में आया हुआ था 12 बट्टा 3, और y वाला में कितना आया हुआ था, y वाला में हमारा आया हुआ था 3 बट्टा 3, ठीक है। इसको लास्ट में इसको कैसे काटेंगे, तो यह हो जाएगा 4 3 12, x वाला कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, और इसको 3 से 3 काटेंगे तो यह एक बार में आ जाएगा, यानी 4,1 यही हो जाएगा हमारा त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक। तो इसमें हमारा यह है x1 का मान होता है, और बाद में जो आता है y का मान होता है, ठीक है। फिर उसी तरह इसमें x का मान 5 हो गया और y का मान 7 हो गया, जो पहले आता है वह होता है x का मान, ठीक है। तो आई होप इस प्रश्नों को समझ गए होंगे। 8वें नंबर प्रश्न के उत्तर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस प्रश्नों को समझ गए होंगे। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। तो आइए हम इसके अगले नंबर यानी कि 9वें नंबर प्रश्न को देखते हैं। इसमें हमारा 9वां नंबर प्रश्न है कि वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। बताना है कि एक वृत्त पर हम लोग कितना स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। तो स्पर्श रेखा होता है वह रेखा जो वृत्त को एक बिंदु पर टच करे सिर्फ। जैसे यह हमारा एक स्पर्श रेखा हो गया, क्योंकि इस वृत्त के यहाँ पर एक जगह टच कर रहा है। एक यह वृत्त हो गया, एक यह स्पर्श रेखा हो गया, यह भी एक स्पर्श रेखा हो सकता है क्योंकि यह यहाँ पर टच हो रहा है। यह भी स्पर्श रेखा हो गया, यह भी, क्योंकि यहाँ पर अगर टच कर जाएगा तो यह भी एक स्पर्श रेखा हो जाएगा। इधर खींचेंगे तो यह भी एक स्पर्श रेखा हो गया, यह भी एक स्पर्श रेखा हो गया। यही होता है हमारा स्पर्श रेखा। तो एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा हो सकती है, अनेक हो सकता है, यानी कि अनगिनत हो सकता है। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अनगिनत। आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। तो आइए हम इसी के साथ अगले नंबर प्रश्न को देखते हैं, यानी कि 10वें नंबर प्रश्न को देखते हैं।
इसमें हमारा 10वां नंबर प्रश्न है कि यदि एपी का 17वां पद 10वें पद से 14 अधिक है तो सारवा अंतर क्या होगा। हमें बताना है कि यदि किसी एपी का जो 17वां पद है वह 10वें पद से 14 अधिक है तो सारवा अंतर यानी कि डी का मान बताना है कि कितना होगा। सारवा अंतर को लिखते हैं डी से। यहाँ पर दिया हुआ 17वां पद है, 17वां पद कैसे लिखेंगे, ए 17, नीचे लिख देंगे 17वां पद यानी कि ए 17। ये जो 17वां पद दिया हुआ है वह 10वें पद से 14 अधिक दिया हुआ है। 10वें पद को कैसे लिखेंगे, ए नीचे में लिख देंगे 10वें पद से कितना अधिक है, प्लस में 14 यानी 14 अधिक है, यानी ए 17 बराबर में हो जाएगा ए 10 प्लस में 14। ठीक है, तो एक 17 को कैसे लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे ए प्लस है और यहाँ पर है 17, 17 में से एक को माइनस करेंगे तो यह हो जाएगा 16। इसके बाद लिख देंगे डी, क्योंकि एनवां पद का सूत्र क्या होता है, ए प्लस है एन माइनस 1 इंटू डी होता है। ठीक है, तो इसी पर हम लोग लगाए हैं। जैसे यहाँ पर लिख दिए हैं ए और एन माइनस 1, एन का मान यहाँ पर 17 था, 17 में से एक हटा दिए तो 16 आ जाएगा और डी है तो डी लगा दिए। ठीक है, यानी कि एक कम करके उसके साथ डी लगा देंगे। बराबर में यहाँ पर है 10वां पद, तो 10वें पद को कैसे लिखेंगे, ए लिखेंगे प्लस में लगा देंगे क्या, यहाँ पर 10 से एक कम करेंगे तो ये हो जाएगा 9 डी। अब प्लस में है 14 तो यहाँ पर प्लस में 14 लिख देंगे। उसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं, चर वालों को एक तरफ लेके आते हैं। इधर है ए तो लिखते हैं ए, प्लस में है 16 डी तो 16 डी। उसी तरह इस ए को लेकर आएंगे तो यह प्लस में इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस में ए, और इस 9 डी को इधर लेकर आएंगे तो यह भी हो जाएगा माइनस में 9 डी, और 14 को उधर ही रहने देते हैं। तो इसको हम सॉल्व करते हैं तो यह ए से यह एक कट जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 14। ठीक है, इस ए से यह एक कट जाएगा तो यहाँ पर 16 डी प्लस में है और यह 9 डी माइनस में, इनको माइनस करेंगे तो यह कितना हो जाएगा 7 डी हो जाएगा। 16 में से 9 को माइनस करेंगे तो 7 होगा। बराबर में इधर कितना है, यह है इधर है 14, यहाँ से हमें डी का मान निकल जाएगा। डी बराबर कितना हो जाएगा, इधर है किधर, इधर है 14 तो लिख देंगे 14, और बाटा के नीचे ये 7 किस चीज में है, गुना में है, बराबर उस पर जाएगा तो कितने किससे चला जाएगा, यह चला जाएगा बाटा के नीचे। ठीक है, ऊपर है 14 नीचे है 7, इसको काटेंगे तो यह कितने बार में कट जाएगा, 2 बार में कट जाएगा। यहाँ पर हमें डी का मान निकल कर आ गया कितना, डी का मान निकल कर आ गया 2। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी हो जाएगा 2। ठीक है, तो आई होप आप लोग इस सभी प्रश्नों को समझ गए होंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। इसी तरह के VBI सब्जेक्ट के प्रश्न, ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखने के लिए ऑल सब्जेक्ट का। तो इसी के साथ हम एक और नए वीडियो मिलते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।